देखिए देखिए आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये है हमारा 2018 का आपका मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, तो इसमें वन बाय वन जो पहले अगेन वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। लाइक आपको सबसे पहले पूछा है कि डिफाइन वन टू वन फंक्शन। लाइक वन वन फंक्शन क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा मैं आपको वन टू वन का डेफिनेशन दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में ये दो सेट हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपके पास हैं और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपके पास हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आपका है ये ए से बी डिफाइन है। ओके, लाइक मान लीजिए ये इस तरह से डिफाइन है। ओके, और अब देखिए एक और ख़ास बात, जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो बी के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, लेकिन अगर हम बी से ए की तरफ जाते हैं तो ए के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो ये थोड़ा टर्म अगर आपको नहीं पता है इमेज और प्री इमेज का तो पहले इसको समझ लीजिए कि लाइक मैं आपको पूछता हूँ कि 1 का इमेज क्या है तो आप क्या बोलोगे 4। वैसे मैं बोलूँगा 4 का प्री इमेज क्या है तो आप बोलोगे 1। तो अब हमारा 1 to 1 का डेफिनेशन क्या होता है वो समझ लो कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैव एट मोस्ट वन प्री इमेज, देन फंक्शन इज कॉल्ड वन वन। ठीक है, यानी बी में आपके जितने भी एलिमेंट हैं उससे जब आप ए की तरफ आओगे तो ए की तरफ आओगे मतलब प्री इमेज, तो वो जो भी आपको प्री इमेज मिलेगा ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, एक मिलेगा, एट मोस्ट वन। लाइक 4 का आपको 1 मिला, 5 का आपको 2 मिला, 6 का आपको 1 मिला, लेकिन 7 का देखिए 0 मिला। तो किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई भी फंक्शन है तो दैट टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ठीक है, ओके। सेकंड आपके पास आता है रेंज। किसी भी फंक्शन के लिए रेंज का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो रेंज का मतलब आप सिंपल से क्या कह सकते हो कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल valid outputs which is generated due to valid inputs। ठीक है, अगर आपको कोई बोले रेंज क्या होता है तो आप रेंज को सिंपल सा क्या डिफाइन करोगे कि रेंज जो होता है वो आपके सारे के सारे पॉसिबल वैलिड आउटपुट का सेट होता है जो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, जो आपके इनपुट की वजह से जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेंज। थर्ड आपको दिया है डिफाइन m इंटू एन मैट्रिक्स। तो देखिए m इंटू एन मैट्रिक्स में सिंपल सा अपन मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर arrangement of numbers in which we contain m rows and n columns। ठीक है, and it is denoted by a is equal to a of ij and m into n। ओके, अगर आपको बोले मैट्रिक्स क्या होता है तो अपन मैट्रिक्स को डिफाइन क्या करेंगे कि मैट्रिक्स जो होता है वो आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें m आपके पास रोज आएंगी और n आपके पास में कॉलम आएगा, और ये इसको लिखने का तरीका होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको दो मैट्रिसेस दिया है a और b, और आपको क्या निकालना है, इसका a इंटू बी निकालना है। तो देखो अगर आपको a इंटू बी निकालना है तो दिस इज 0 1 1 0 0 1 इंटू 0 1 2 एंड 2 1 0। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कल सिखाया था हमने, आपको क्या करना है, इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो दिस इज 0 इंटू 0 0 प्लस 2, और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1, और इसको इससे करोगे तो 0 प्लस 0। ये आपका फर्स्ट, फिर सेकंड को करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 0 प्लस 0 एंड देन 1 प्लस 0 एंड देन 2 प्लस 0, और आप थर्ड को करोगे तो कितना आएगा आपके पास में यहाँ से 0 प्लस 2, यहाँ से आपके पास आएगा 0 प्लस 1, और यहाँ से आपके पास आएगा 0 प्लस 0। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 1 0
0 1 2 and 2 1 0. That is your A into B. नेक्स्ट आपको दिया है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। हालांकि ये वाला यूनिट आपके हट चुका है, फिर भी अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए बोला है तो सिंपल से अपन क्या मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट एंड B इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। अगर आपने A को एक्स इंटरसेप्ट माना है और B को वाई इंटरसेप्ट माना है, देन आपका इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है लाइन का वो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 3x स्क्वायर, ये आपका 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3x स्क्वायर है, ये इधर आएगा आपके पास में 9x, और ये आपका प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो 3 को आप लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिख सकते हो 2 1, तो आपका 3x कैसे डिवाइड हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का x। तो इसको आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 2 आएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये भी x माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से आपके फैक्टर क्या आ गया, एक x माइनस 2 और एक आपका x माइनस 1। तो सॉल्व करोगे तो x का क्या वैल्यू आएगा, एक 1 आएगा और एक आपका 2 आएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए measure of dispersion which is calculated behalf of mean. Okay, and it is defined as, और इसी को अगर अपन it is denoted by सिग्मा, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। दैट इज ए फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ओके, तो होता है क्या है लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स is represented as y is equal to a plus bx. Okay, where a and b are constants and x is the independent variable. ओके, तो दैट इज योर वाई ऑन एक्स। नेक्स्ट आपको बोला है NP3 इक्वल टू 210 है, देन फाइंड कीजिए n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए NP3 अगर आपको 210 दिया गया है तो NPR का फॉर्मूला हम लोगों को आता है। ठीक है, कि NPR अगर हमें निकालना है तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इक्वल टू कितना आ गया 210। तब इसको सॉल्व करो, देखो तो इस n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में भी आपका क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 210। तो देखिए ये वाला पार्ट तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, अब आपके पास क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो देखो इसको करने के आपके पास में दो तरीके हैं, या तो इसको सॉल्व करके पूरी क्यूबिक बना लो, बट क्या क्यूबिक बनाने से आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप एक काम करो 210 के फैक्टर करो। देखो 210 को अगर आप फैक्टर करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 21 इंटू 10, इसको कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 7, और इसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो इसके लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि ये n माइनस 1 और n माइनस 2 ये तीनों के तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं है, बिल्कुल लगातार आने वाले नंबर। इसका मतलब 210 को भी आप लगातार 3 नंबर में तोड़ दो, तो देखो यहाँ से 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 6 मिल रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लो
तो जो 210 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। तो देखो अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूंगा तो n का वैल्यू मेरा कितना आएगा 7 आएगा या नहीं आएगा बताओ। देखो n अगर 7 है तो n-1 आपका खुद ब खुद 6 बन गया और n-2 आपका खुद ब खुद 5 बन गया। तो बिना किसी क्यूबिक को बनाए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट आपको दिया है, ये देखो 2 डाइस वाला मैंने आपको कल भी क्लियर किया था और ये तो आपके लगभग आता ही आता है। तो आपको क्या बोला है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 डाइस में जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 8 आ रहा है, ये आपसे पूछा है। तो सम अगर आपका ग्रेटर देन 8 आ रहा है इसका मतलब सम क्या आ सकता है 9 आ सकता है, ठीक है। सम आपका 10 आ सकता है, 11 एंड फाइनली 12। तो कल आपको बताया था ना कि कोई भी अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें मिनिमम 1 + 1 2 आता है और मैक्सिमम 6 + 6 12 आता है। और आपको मैंने पिरामिड भी बना के दिखाया था कि अगर आप सम की बात करते हो तो उस सम में आप ये रिजल्ट आ सकते हैं। ओके तो ये आपका 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 देन 4 देन 5, ठीक है, एंड देन 6 एंड देन सो ऑन। अब आपको क्या निकालना है, आपको ग्रेटर देन 8 यानी 9 10 11 और 12 निकालना है। तो देखो यहाँ से 12 का 1/12, ये 2/2 और टोटल कितना आएगा, सॉरी टोटल आपका आएगा 36। तो यहाँ से आप 2 डाइस को उछाल रहे हो तो एक डाइस में 6 होता है, तो 2 में आपका 6 × 6 36 आ गया। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो क्या आएगा, यहाँ तो 36 आएगा ही आएगा और यहाँ पे 9 में कितना आ रहा है 4, तो दिस इज़ 4/36, ये आपका 3/36, ये आपका 2/36 एंड दिस इज़ 1/36। आप सबको ऐड कीजिए, 4 and 3 7 8 9 10, तो ये आपके पास कितना जाएगा 10/36, ठीक है। तो 2 डाइस वाले तो आपके आते ही आते हैं। इस वाले पैटर्न को अगर आप याद रखोगे तो आपको क्या डायरेक्टली पता चल जाएगा कि किस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं अपन अगले पार्ट के पास। तो देखिए अगले पार्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगेन क्या है, बाइजेक्शन आपको प्रूव करना है। तो जैसे भी कल भी मैंने आपको बोला था कि बाइजेक्शन का एक क्वेश्चन तो आपके हमेशा आता ही आता है। तो आपको एक फंक्शन दिया है f(x) 3x³ + 5 और ये जो डिफाइन है ये R2R है, मतलब उसका जो डोमेन है वो भी R है और कोडोमेन है वो भी R है। अब अगर आपको बाइजेक्शन प्रूव करना है इसका मतलब आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये 1 1 है, ठीक है, और बाद में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑन टू है। तो 1 1 का कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मानना ऐसे है, तो पहले आप 2 एलिमेंट ले लीजिए x1 x2 जो कहाँ से बिलोंग करेंगे, डोमेन में से यानी R में से, और हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे f(x1) = f(x2). ओके तो यहाँ पे f(x1) में f(x) आपको कितना दे रखा है, f(x) आपको दे रखा है थ्राइस ऑफ x³ + 5। तो यहाँ पे x की जगह इसके लिए क्या कर दीजिए x1 रख दीजिए। तो यहाँ पे आप x1 रखोगे तो ये आएगा और यहाँ पे आप x2 रखोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया और 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो x1³ = x2³, ठीक है। और अगर ऑड पावर होता है तो आप इसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, ओके तो या फिर चलो मैं पूरा तरीका बता देता हूँ। तो x1³ - x2³ = 0 आप ऐसा लिख सकते हो। और ये क्या बन गया आपका, ये आपका a³ - b³ जिसका फॉर्मूला क्या होता है a - का b एंड फाइनली a² प्लस का b² एंड ab। ये रिजल्ट आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये वाला पार्ट कभी 0 नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि x1 - x2 आपका अगर 0 है तो यहाँ से आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ गया, x1 = x2। आप एग्जाम में ना ये जो स्टेप है यहाँ से सीधा ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठीक है अगर आपको ये चीज़ें समझ आती है तो प्लीज़ मेंशन दीज टर्म्स ऑल्सो। तो x1 = x2 आने का मतलब क्या हो गया, इट इज़ 1 1, ठीक है। तो ये आपका 1 1 तो हो गया। अब आपको ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू में हमें क्या प्रूव करना है, फिर ऑन टू में हमें ये प्रूव करना है कि रेंज आपका किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। तो जो भी आपका फंक्शन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले अपन क्या करते हैं ऑन टू में कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको आप y के इक्वल टू में एजम्पशन कर लीजिए। तो y = ये कितना आ जाएगा 3x³ + 5। अब जो y = दे रखा है उसे आप x = बना लीजिए, ओके तो ये आपके पास में x³ = आएगा y - का 5/3। तो x का वैल्यू आपके पास आएगा y - का 5/3 का क्यूब रूट,
ठीक है, यहाँ क्यूब है, इसको हटाओगे तो 1/3 कर लीजिए। और इस फंक्शन के लिए अगर आप कोडोमेन सॉल्व करोगे, सॉरी रेंज अगर सॉल्व करोगे तो रेंज भी कितना आएगा इसका, आर ही आएगा। ये क्यूब वाले जो भी होते हैं ना, इनका रेंज हमेशा आर ही होता है। ओके, तो इसका रेंज भी कितना आ गया, आर, और आपको कोडोमेन कितना दे रखा है, आर। तो इसका मतलब यहाँ से रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया, क्योंकि 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी होगा, तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आपको ये दिया है, देखो इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है लेकिन एक्सपेंड नहीं करना। तो जब आपको एक्सपेंड नहीं करना, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसकी जगह आप कर दीजिए C1 माइनस C2, और जो सेकंड वाला कॉलम है उसकी जगह आप कर दीजिए C2 माइनस C3। तो देखिए, अगर आप देखिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 3, ये भी आपका माइनस का 3 और ये भी आपका माइनस का 3। ठीक है, इसको इसमें से करना है, और C2 के लिए इसको इसमें से करना है। तो देखिए ये भी -3, ये भी -3 और ये भी -3, और ये आपका इतना बच गया। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक जैसा होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आप लिख दीजिएगा बाई प्रॉपर्टी, इफ 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर आपके कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं, देन उस कंडीशन पे उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। तो देखो इसको बिना एक्सपेंड किए, और देखिए जितने भी डिटरमिनेंट बिना एक्सपेंड किए निकालना होता है उनके 99% के आंसर 0 ही आते हैं, ड्यू टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, ये फिफ्थ, ये वाला मैं भी रहने देता हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन आपके नहीं है, तो इस वाले पोर्शन को भी मैं नहीं करवा रहा हूँ। आपको जो डेटा दिया गया है इसका मीडियन निकालना है। तो देखो ये आपको x दिया है और ये आपको f दिया है, इसका मीडियन आपको निकालना है। तो 1 2 3 4 ये आपका सारा का सारा कंटेंट हमने लिख दिया। अब इसका मीडियन निकालना है आपको, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन CF निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस कंटेंट का CF निकाल लेते हैं, 6, देन ये आपका 14 आएगा, ये आपका 26, और ये कितना आएगा 41, और ये 63, और ये कितना आएगा 87, और ये कितना आएगा 103, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 112, और ये कितना आएगा 117। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए डेटा में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा सही है। ठीक है, अब 117 आ गया, तो ये 117 ही आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे n बन जाएगा। अब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीडियन निकालने का फॉर्मूला आता है, तो m इक्वल टू क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन f इंटू आई। तो सबसे पहले आपको n दिया है कितना 1/7, तो यहाँ से आप n/2 निकालिए। तो 117 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 58.5। तो अब हम क्या करते हैं, CF में 58.5 या इससे बड़ा टर्म ढूंढते हैं, तो वो आपको ये मिला। तो इसका मतलब ये आपका F बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको क्या दे रहा, वैसे तो आपको ये क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है ना। ठीक है, तो अगर ये क्लास इंटरवल दे रखा है और ये x में डेटा था, सॉरी ये तो डिस्क्रीट सीरीज है ना, सॉरी वेट, अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है तो उस कंडीशन में तो आपको इतना कुछ करने का नीड ही नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा होगा आपने। अरे अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये आपका x आपको दे रखा है, तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम, दैट इज योर फॉर्मूला। तो आपको n कितना दिया, 117 + 1/2, तो दिस इज 118/2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 59 आ गया। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम CF बनाते हैं और CF में क्या देखते हैं, 59 से जस्ट बड़ा तो कौन है 63, और 63 के सामने वैल्यू कौन है 5। तो हमारा मीडियन यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 5। ठीक है ना। अरे कॉन्टिन्यूस सीरीज होता तो अपन क्या करते,
क्लास इंटरवल और वो सब निकालते हैं ना, ये तो आपका डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1/2 थाइटम। एन आपको यहाँ से 117 पता चल गया। यहाँ से आपको क्या पता चला कि 59th के अराउंड CF कौन सा है, तो वो 63 है, और इसके सामने x का वैल्यू कितना आपका 5 है। सो आपका इसका मीडियन कितना आ गया, आपका मीडियन आ गया इसका 5। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपको दिया, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। तो देखो, अगर आप बॉयज़ और गर्ल्स की बात करते हो तो मान लीजिए आपके पास में 4 बॉयज़ हैं, ये 4 बॉयज़ हैं, ठीक है, और आपके पास में 5 गर्ल्स हैं, 5 आपके पास में गर्ल्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन 4 बॉयज़ को कितने तरीके से बैठा सकते हो, तो आप 4 बॉयज़ को कितने तरीके से बैठा सकते हो, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि ये इनके बीच में आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसीलिए 4 बॉयज़ को हम बैठा सकते हैं 4 फैक्टोरियल के तरीके से। अब हमें क्या करना है, गर्ल्स को बैठाना है। तो देखो, अगर आप गर्ल्स को बैठाते हो तो आप 5 गर्ल्स को कैसे कैसे बैठा सकते हो कि वो अल्टरनेट हो। तो देखो 1 2 3 4, तो 5वां आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 4 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को अल्टरनेट बैठाना चाह रहे हो तो अब आपकी मजबूरी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आपको गर्ल को ही बैठाना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, ये 4 अगर आप 3 आपके पास में ये 4 बॉयज़ आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 आपके पास गर्ल्स आ गई, तो आप 5वीं गर्ल्स को कहाँ बैठाओगे, तो यहाँ तो बैठा नहीं सकते क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स आपको अल्टरनेट चाहिए, तो अब आपको यहीं बैठाना पड़ेगा। तो इसलिए 5 गर्ल्स को बैठाने के कितने तरीके आ गए, 5 फैक्टोरियल। और कोई तरीका पॉसिबल है नहीं, तो जो टोटल तरीके आपके आएंगे, बॉयज़ के 4 फैक्टोरियल और गर्ल्स के 5 फैक्टोरियल। तो दिस इज़ 24 × 120। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लिखोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 288 आएगा क्या, हाँ दैट इज योर आंसर, 2880। अब देखो इधर ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसका मैं आपको एक वेरिएशन यही बता देता हूँ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया होता है कि 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को आप एक रो में कितने तरीके से बैठा सकते हो कि वो अल्टरनेट हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 5 बॉयज़ को बैठाता हूँ, क्योंकि ये भी आपके आ चुका है एग्जाम में, अगर 5 बॉयज़ को बैठाता हूँ तो उसके तरीके तो आ गए 5 फैक्टोरियल। अब अपन गर्ल्स को बैठाते हैं, तो देखो गर्ल्स को अपन कैसे बैठा सकते हैं, हो सकता है मैंने गर्ल्स को यहाँ बैठा दिया, क्रॉस से मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं ऐसे गर्ल्स को बैठा सकता हूँ, या इसी को बैठाने का मेरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अरे हो सकता है गर्ल्स मैंने यहाँ बैठा दी हो, देखो ये भी तो तरीका हो सकता है। तो एक तरीका तो ये आ गया, ठीक है, और दूसरा तरीका आपके पास में ये आ गया। तो अब आपके पास में जो टोटल वेज आएंगे वो क्या आएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये क्या है और में हमेशा क्या आता है आपका प्लस आता है, तो हमारा टोटल आंसर आता है 2 × 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 है यही हमारे लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। क्यों, क्योंकि अब अपने पास गर्ल्स को इस पोजीशन में बैठाना अपनी मजबूरी है, क्योंकि पहले अपन बॉयज़ को बैठा ही नहीं सकते। इसीलिए इसके दोनों वेरिएशन आपको समझ आने चाहिए, और दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपको दिया डिफाइन आइडेंटिटी फंक्शन एंड द कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आइडेंटिटी फंक्शन की अगर बात करता है तो अपने लिए आइडेंटिटी फंक्शन तो अपन ने कल भी पढ़ा था, क्या होता है, f(x) = x। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और इस फंक्शन के लिए हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है। तो अगर आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है तो दोनों ही इस फंक्शन के लिए क्या होती है, रियल नंबर्स होती है। और अगर आप इसके ग्राफिकल प्लॉटिंग करोगे तो देखो ये क्या है, ये जो इनपुट है वही तो आपका आउटपुट है। तो अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ये आपका इसका ग्राफ बनता है, ये आपका होता है आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर इसी में अगर आप कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हो, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं f(x) = k। k इज़ एनी रियल नंबर, k जो है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो इसमें भी अगर आप डोमेन और रेंज निकालोगे, ठीक है, तो डोमेन तो इसका फिर से क्या आ जाएगा r, बट इसका रेंज क्या आएगा, रेंज इसका k ही आएगा, क्योंकि इसके आउटपुट में k के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक है, और इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो
तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक लाइन बनती है जो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है ये वाला एक फंक्शन। ठीक है, सॉरी, इसमें ये एक पार्ट और है आपका, ये सेकंड वाला पार्ट। इसमें क्या बोला है आपको कि ये एफ आर टू आर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस टू का इन्वर्स निकालिए। तो देखो इसको मैं यही निकाल देता हूँ, यहाँ पे देखो एफ एक्स आपको क्या दिया था, 2x प्लस 7, ये इसका सेकंड पार्ट है, और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ये आर टू आर डिफाइन है। तो देखो अगर एग्जाम में कभी भी अगर आपको किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाए, तो आपका पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है हम उसे चेक करते हैं कि इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट। ये हमेशा ध्यान रखना, वो चाहे बोले या ना बोले, आपको सबसे पहले चेक करना है। अब इसने तो क्या खुद ही बोल दिया कि ये जो फंक्शन है ये गिवन है, इट इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो हमारा ये वाला स्टेप जो था अभी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है ना, तो इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव होते हैं। अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो देखो इन्वर्स निकालने का स्टेप क्या होता है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसको y के बराबर इक्वेट कर दो। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 7। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को इंटरचेंज करना है, x की जगह y और y की जगह x। तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 7, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस का 7/2। अब इसमें आपको सिंपली क्या कर देना है, x की जगह पे आप f इनवर्स x रख दीजिए और y की जगह पे x रख दीजिए। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या बन गया, ये आपके गिवन फंक्शन का इन्वर्स बन गया। तो इन्वर्स बहुत आसान होता है, इन्वर्स वैसे ही निकलता है जैसे आपका ऑन टू प्रूव होता है। तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स रखिए, उसके बाद में जो भी फंक्शन है जो y इक्वल टू में दे रखा है उसे x इक्वल टू में बना दो, और जैसे ये बन गया उसमें x की जगह पे f इनवर्स रख दीजिए और y की जगह पे x रख दीजिए। तो ये जो आपका फंक्शन है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको फाई एक्स एक फंक्शन दिया और प्रूव किया है कि इसका वैल्यू ये। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं कि फाई एक्स प्लस का फाई वाई। तो अब हमें ये फाई एक्स दिया गया है, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि लॉग में लॉग m प्लस लॉग n का जो वैल्यू होता है आपका, वो होता है लॉग m इंटू n। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग, ये आपके पास में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये आपका यहाँ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ओके, तो अब इसको अगर आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, लॉग, अब ये आप ब्रैकेट खोलिए, देखो अगर ऊपर वाला ब्रैकेट खोलोगे कितना आएगा, 1 माइनस वाई माइनस का एक्स प्लस का एक्स वाई। ठीक है, और ऐसे आप नीचे वाला ब्रैकेट खोलोगे तो 1 प्लस का एक्स, ओके, और प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई। ठीक है, तो आपने क्या कर लिए, आपने दोनों ब्रैकेट्स खोल लिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग, इसमें से अब इसको आप सॉल्व करके लिखो, तो देखो कैसे कैसे लिख सकते हो। अगर आप इसमें से देखिए टर्म को बनाने बैठोगे तो ये आपका यहाँ 1 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे बनाने बैठोगे तो ये आपका यहाँ से 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और इन दोनों में से आप क्या करो, y कॉमन लो, तो जैसे आप y कॉमन लोगे ये आपको क्या दिखेगा, x माइनस 1 दिखेगा। ठीक है, या फिर ब्रैकेट खोलने की नीड ही नहीं है, चलो यार आपको आसान तरीके से ही बता देते हैं, या तो क्या नीड ही नहीं थी, आप इसे वैसे भी रख सकते थे, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखो अब इसका सबसे आसान तरीका तो क्या है कि आप इसे चाहो तो ऐसे ही रख लो, क्योंकि आप इतना इसे LHS को सॉल्व कर चुके हो। अब आप क्या करो, इसका RHS सॉल्व कर लो। तो इसका जब आप RHS सॉल्व करोगे तो आपको कितना दिया गया है, 5x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो x है, इस x की जगह मुझे ये रखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई,
और यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो x था इसकी जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू रख दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो log 1 प्लस का एक्स वाई माइनस का x माइनस का y, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस का एक्स वाई प्लस का x और प्लस का y। ठीक है, तो क्या ये सब आपको करने की नीड ही नहीं है। तो आप इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट अगर इक्वेशन 1 मानते हो और इसको इक्वेशन 2 मानते हो तो देखो दोनों के पार्ट बराबर आए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल से क्या कह सकते हैं कि LHS आपका RHS के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो रिजल्ट इसका आ रहा है यही तो रिजल्ट इसका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दो फंक्शन दिए हैं। एक फंक्शन आपको दिया है FR2R जो क्या है आपके पास में 2x, एक फंक्शन आपको दिया है GR2R जो आपको दिया है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब आपसे पूछा है पहले f ऑफ g, तो देखो f ऑफ gx आपको निकालना आना चाहिए पहले तो f ऑफ gx क्या होता है, f ऑफ gx, इसका मतलब यहाँ आप gx रख दीजिए, तो f और gx हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब जो f है ये आपका f है, यहाँ जो x है उस x की जगह पूरा का पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2, और x की जगह आपको क्या रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो ये आपका क्या बन गया f ऑफ जी एक्स, और आपको क्या पूछा है f ऑफ जी 2, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 एंड देन 2 स्क्वायर प्लस का 2, तो ये आपका 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, और दूसरा आपसे क्या पूछा है g ऑफ g, तो अगर आपको g ऑफ जी एक्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है g ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे आपको जी एक्स दिया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो x आपको दिख रहा है इस x की जगह पूरा का पूरा वैल्यू रखना है, तो यहाँ x का स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2, ये आपका g ऑफ जी एक्स आ गया, और आपको x की जगह रखना कितना है 1, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 1 रख दीजिए, तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो दिस इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9, और 9 प्लस 2 आपका कितना आ जाएगा, आपका जाएगा 11। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको बोला है कि अब आपको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो जो कल मैंने आपको बताया था इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या बताया था, लिख लो वापस से इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास में, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ए का एडजॉइंट निकाल लो। तो एक मिनट रुकिए, तो आपको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया था कि ए इन्वर्स जो आपका होता है वो आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आता ही आता है, तो ध्यान ही रखना। तो यहाँ से ए इन्वर्स का हमारा फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहला टारगेट क्या है आपका, आप सबसे पहले ये जो भी आपको डिटरमिनेंट दे रखा है इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 है, तो ये तो 0 ही आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो -1, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 0 आएगा, -1 आ जाएगा, 0 माइनस का 1 एंड देन +1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा 1, तो ये आपके पास कितना आ गया 2। ठीक है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा 2। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए, तो आप इसका अगर एडजॉइंट निकालोगे तो सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो जितने एलिमेंट्स हैं उतने आपके माइनर्स निकलेंगे, तो 0 का माइनर निकालेंगे तो कितना आएगा -1, 1 का निकालेंगे तो यहीं से निकाल लेता हूँ, वेट। तो 0 का 0 -1 1 का निकालोगे तो कितना आएगा -1, इसका इस 1 का निकालोगे तो कितना आएगा 1, और फिर अब सेकंड वाले के लिए अगर आप माइनस निकालते हो तो देखो इस 1 के लिए अगर आप माइनस निकालोगे कितना आएगा -1, इस वाले के लिए अगर माइनस निकालते हो तो ये भी कितना आएगा -1,
2 3 वाले के लिए अगर माइनस निकालते हो तो ये भी कितना आएगा -1। ठीक है, तीनों के तीनों कितने आएंगे आपके -1। और थर्ड वाले के लिए अगर आप माइनस निकालते हो, ठीक है, तो इसके लिए माइनस निकालोगे तो आप कितना आएगा 1, इसके लिए माइनस निकालोगे तो भी कितना आएगा -1, और इस वाले के लिए माइनस निकालोगे तो भी कितना आएगा -1। तो ये आपके आगे माइनस। अब आपको क्या निकालने थे, आपको तो कोफैक्टर्स निकालने। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप ऐड कर लो और जो जो इवन आ रहा है उसको एज इट इज़ रख लो, और जो ओड आ रहा है उसका साइन बदल दो। तो यहाँ से अब आप कोफैक्टर निकाल लो, C11, C12 और C13। ठीक है, तो निकालो। देखो ये आपका -1 एज इट इज़, इन दोनों का सम ऑड आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका 1 एज इट इज़, ये ऑड आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका -1, ये ऑड आ रहा है, ये 1 हो जाएगा। ये आपका इवन आ रहा है 1, ये ऑड आ रहा है तो ये आपका फिर 1 बन जाएगा और -1। तो कोफैक्टर का आपका मैट्रिक्स आएगा -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका कोफैक्टर का माइनस बन रहा है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ क्या ए क्या होगा, इनका ट्रांसपोज। तो -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ये आपका इसका एडजॉइंट आ गया। और अब फाइनली ए इनवर्स निकालना, तो उसका फॉर्मूला अपने को आता है ही कि ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी अभी निकाला था, वो 2 आ जाएगा और ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका बस आपको ध्यान आना चाहिए, कैलकुलेशन फर्दर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि सबसे पहले माइनस निकलेगा, फिर कोफैक्टर निकलेगा, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होकर एडजॉइंट निकलता है, और जैसे ही एडजॉइंट निकल गया उसके बाद में आपको उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट अगेन आपका क्रेमर रूल, आपको 3 इक्वेशनें दी गई हैं, तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल कि पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे कितना आएगा 2 -1 3 1 1 1 और 1 -1 और 1। ये आपका आ जाएगा यहाँ से x y z और इक्वल टू में कितना आएगा आपका 9 6 2। ठीक है, अब आपको 1 बाय 1 क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, यानी डेल्टा निकालना है। तो ये आप निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालोगे, ये 2, दिस इज प्लस देन माइनस देन प्लस, तो यहाँ सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 + 1 और ये आपका +1 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 1 माइनस का 1 एंड देन +3 करोगे यहाँ से, तो दिस इज़ -1 एंड देन -1। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, तो 4 और ये आपका -6, यानी कितना आ जाएगा आपका -2। ठीक है, अब आपको Δ1 Δ2 Δ3 निकालने हैं, तो ये मैं थोड़ा लिख देता हूँ जल्दी से। अगर आप Δ1 निकालोगे तो फर्स्ट वाला ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो 9 6 2 -1 1 -1 3 1 1, ये आपका Δ1 आएगा। Δ2 निकालोगे तो क्या करना है, अब सेकंड वाले को रिप्लेस कर देना है। तो सेकंड वाला कितना है आपका 2 1 1 एज इट इज़, दिस इज़ 9 6 2 एंड 3 1 1, ये आपका Δ2 आ जाएगा। और Δ3 में अब आपको क्या करना है, थर्ड वाले को रिप्लेस कर देना है। तो 2 1 1 एंड देन -1 1 -1 एंड 9 6 2। ठीक है, अब ये तीनों डिटरमिनेंट आप सॉल्व करके लिख दीजिएगा। मैं अभी इसको डायरेक्ट लिख दूँ, जैसे एक अगर मैं बता देता हूँ 9, दिस इज़ 1 + 1, ये आपका +1 आएगा, दिस इज़ 6 माइनस का 2 और ये 3 से सॉल्व करोगे तो -6 माइनस का 2, तो कितना आएगा 18 + 22 और इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका आएगा -2। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा वाला आप सॉल्व करोगे तो ये -4 आएगा और तीसरा वाला आप सॉल्व करोगे तो -6 आएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि x आपका होता है Δ1 बाई डेल्टा, तो ये आपका -2 और डेल्टा अभी भी आपने ऊपर निकाला ही है, तो डेल्टा आपका कितना आया था -2, तो -2 अपॉन -2 ये आपका 1 आ जाएगा। और y आपका होता है Δ2 बाई डेल्टा, तो -4 अपॉन -2 ये आपका 2 और z आपका होता है Δ3 बाई डेल्टा यानी -6 अपॉन -2 यानी 3। ठीक है, अब ये वैल्यू जैसा मैंने आपको बोला था, अगर एग्जाम का क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, इसी में रख दीजिए।
तो 1 2 3 रखोगे तो देखो 2 यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ पे अब आपको रख देना है इसको 3। तो देखो 2 माइनस 2 प्लस 9, तो सॉल्व करके 9 आ रहा है, तो इक्वल टू में 9 है। इसका मतलब रिजल्ट हमारा क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रेमर रूल। नेक्स्ट आपको डिटरमिनेंट दिया था और बोला इसको प्रूव करो। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पर लिख देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे, या उससे पहले काम करो, आपको जैसा आंसर चाहिए वैसा आंसर पहले बना लो। ठीक है, और उसको बनाने का तरीका क्या है बताता हूँ। आप एक काम करो, फर्स्ट वाले रो में से A, सेकंड में से B और थर्ड में से C कॉमन ले लो। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट वाली रो में से अगर A कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा आपके पास में, 1 प्लस 1 बाय A, 1 बाय A एंड 1 बाय A। सेकंड में से अगर B कॉमन लोगे तो 1 बाय B, 1 प्लस 1 बाय B एंड 1 बाय B। और थर्ड वाले से C लोगे तो 1 बाय C, 1 बाय C और 1 प्लस 1 बाय C। ठीक है, अब आप क्या करो, फर्स्ट रो जो है वहाँ पे आप लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फर्स्ट रो में आप तीनों रो को ऐड करके लिख दीजिए। तो उसको जैसे आप ऐड करके लिखोगे, यहाँ आपका ABC है, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका ये आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका ये आएगा सेम। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप एज इट इज रख दो। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलर रो में से आपका एक कॉमन आ ही रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए। तो ये जो कॉमन आ रहा है इसको जैसे आप बाहर लोगे ABC, और यहाँ से आपका आ जाएगा ये कॉमन, और जैसे ये कॉमन लोगे ये बचेगा 1 1 1, 1 अपॉन B, 1 प्लस 1 अपॉन B एंड 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C एंड 1 प्लस 1 अपॉन C। अब आप यहाँ पे क्या करो, C1 की जगह लिख दीजिए C1 माइनस C2, और C2 की जगह आप लिख दीजिए C2 माइनस C3। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका ABC, और ये जो आ रहा है वो तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, अगर आप इसको इसमें से घटा रहे हो तो ये 0, ये आपका माइनस का 1 और ये 0, और ये आपका 0, दिस इज अगेन 1 एंड दिस इज माइनस का 1, 1 1 अपॉन B एंड 1 प्लस 1 अपॉन C। ठीक है, अब आप इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, देखो होगा क्या, मैं इसे कर देता हूँ, चलो आप करोगे इसे तो क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 1 माइनस 0। तो फाइनली ये पूरा टर्म आपका 1 बन जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए यही अगेन फर्स्ट और सेकंड तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है जो आपके सिलेबस से हटा दिया है। मैं आपको थर्ड वाला पार्ट डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ। तो आपको बोला फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स हमारे अल्फा बीटा है। तो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है ना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस का b बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका होता है c बाय ए। ये आप निकाल लीजिए पहले तो। ओके, अब आपको क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मानना है उसके रूट इसके रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, वो इनके रेसिप्रोकल है, तो अल्फा का 1 अपॉन अल्फा बन जाएगा और बीटा का आपका 1 अपॉन बीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर हमें रूट्स पता हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक क्या होती है, तो व्हेन वी नो रूट्स देन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ओके, तो हमें रूट्स तो पहले से ही पता है, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और इन दोनों का वैल्यू अपन ने पहले से ही निकाल रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आपका माइनस का बी बाय ए और इसकी जगह सी बाय ए से ए कैंसिल आउट, दिस इज माइनस बी बाय, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो कितना आएगा, 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू आपका कितना है, 1/सी बाय ए, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ए बाय सी। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। इन दोनों को यहाँ पे आप इक्वेशंस में रख दीजिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब इसको आप और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाय सी एक्स प्लस का ए बाय सी इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्या रेसिप्रोकल टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इसका आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्या, देखिए ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो यहाँ आपका क्लास इंटरवल्स दिया गया है। और ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया, और जो कल के पेपर में मैंने आपको बताया था, हमेशा ध्यान रखना आपका फ्रीक्वेंसी हमेशा जिगजैग ऑर्डर में होता है। तो ये हमेशा जिगजैग है तभी एफ है। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ से सी एफ निकालना पड़ेगा। तो आप फटाफट यहाँ से सी एफ निकाल लीजिए, कितना आएगा 20, दिस इज़ 44 और दिस इज़ 76, ये आपका क्या आएगा 104, ये आपका 124, दिस इज़ 140, दिस इज़ 177 एंड दिस इज़ 195। तो आपका n यहाँ से कितना आ गया 195। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में सबसे पहले अपन n/2 निकालते हैं। तो 195 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 97.5। इससे बड़ा CF कौन सा है ये, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू आई। तो लोअर क्लास इंटरवल इसका 15, n/2 आपका 97.5, CF आपका 76, फ्रिक्वेंसी आपका 28 और ये आपका आ गया 5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से बियॉन्ड था। ऐसे क्वेश्चन आते कम है, लेकिन ठीक है इसने दे दिया तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको क्या बोला, इफ़ ईच वेरिएंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी k, देन प्रूव दैट द वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि वेरिएंस में ये जो x है इसको हम a से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आता है ये हमारा a स्क्वायर ऑफ वेरिएंस x आता है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए क्या है, मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको अगर आप a से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो रिजल्ट आएगा ये पूरे वेरिएंस का a स्क्वायर टाइम आता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो वो अभी मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, आप याद रख लीजिएगा। तो वेरिएंस ऑफ x होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले से हम सारा का सारा प्रूव करते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि x की जगह हम y मान लेते हैं कि लेट वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ y का होल स्क्वायर। अब हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से काम करते हैं। जो y है
देखो यहाँ पे मैं ये क्या देना है, ax देना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि y जो है वो आपका ax के बराबर है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ ax रख दीजिए। तो वेरिएंस ऑफ ax इज इक्वल टू ई ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax का होल स्क्वायर, और ये जो चल रहा है वो एज इट इज़, और माइनस ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ax, और इसका क्या आ रहा है आपका होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा e, और ये आपका होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस ये आपका यहाँ से आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो e, और यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन का, कि e ऑफ ए एक्स अगर आपके पास है तो आप इस a को बाहर लेके इसे ऐसे लिख सकते हो। देखिए ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, इसीलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए मैं इसको ऐसा समझा रहा हूँ आपको। ये हमारा एक रिजल्ट होता है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये जो e ऑफ ए एक्स है, इसमें से मैं a बाहर ले लेता हूँ और ये ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर ई टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस ये भी इसको करोगे तो ये आपका ए स्क्वायर, और ये आपका ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों में से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आपका ई ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और ये ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको गौर से देखते हो तो इक्वेशन 1 से देखो, ये हमारे लिए क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं है। तो ये जो ब्रैकेट में है ये फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ वेरिएंस ऑफ ए एक्स था, तो ये ए स्क्वायर एज इट इज है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला था आपके ट्रैक से बाहर, लेकिन ठीक है, इतना अगर पूछा गया एग्जाम में तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, यही से आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए कल याद है कोफिशिएंट कोरिलेशन का जो तरीका बताया था, तो वही फॉर्मूला मैं आपको आज भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ना रहो। तो देखो ये क्या है एक बार समझिए। तो देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि जो भी वैल्यू आ रही है वो लगभग क्या आ रही है, अराउंड आ रही है, तो जब वैल्यू अराउंड आती है तो मैंने आपको कल कौन सा फॉर्मूला बताया था, याद है ना, कोरिलेशन निकालने का, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन से बच सको। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था R इक्वल टू एन टाइम ऑफ सिग्मा D1 D2 माइनस सिग्मा D1 इंटू सिग्मा D2 अपॉन रूट एन सिग्मा D1 स्क्वायर माइनस सिग्मा D1 का होल स्क्वायर, और एन सिग्मा D2 स्क्वायर माइनस सिग्मा D2 का होल स्क्वायर। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ D1 आपका x में से कोई अजम्पशन वैल्यू है और D2 आपका y में से कोई अजम्पशन वैल्यू है। देखो अब अगर आप x की वैल्यू को, देखो मर्जी आपकी है, दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन ये वैल्यूज इतना बड़ा है और लगभग अराउंड है। तो अराउंड है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो कॉमन वैल्यू है, जैसे इसको आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये वैल्यू तो लगभग 30 के अराउंड है, तो ये x की जितनी भी वैल्यू है इन सबको मैं 30 में से घटा देता हूँ। तो देखो यहाँ जो वैल्यू अब आपके पास आएगा -7 -3 -2 -2 -1 0 1 3 5 6, ये वैल्यू इतना छोटा है कि आप बिना कैलकुलेटर के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और ऐसे अगर आप D2 निकालोगे तो देखो इस वैल्यू को अगर आप गौर से देखोगे तो मैं कितना मानूँ आप बताऊँ, 25 मान लेता हूँ, तो इसमें से मैं 25 घटा देता हूँ। किसी भी वैल्यू में से घटाओ आंसर नहीं बदलेगा। तो दिस इज -7 -5 -3 2 -4 4 2 4 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो कितना छोटा छोटा वैल्यू आ गया। तो अब जैसा मैंने आपको कल बोला था कि एक बार आपको D1 का स्क्वायर निकालना है, एक बार आपको D2 का स्क्वायर निकालना है, और एक बार आपको D1 D2 निकालना है। तो ये वैल्यू जब आपकी इतनी छोटी हो चुकी हैं कि अब आप ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, यहाँ से सिग्मा D1, यहाँ से सिग्मा D2, यहाँ से सिग्मा D1 स्क्वायर, सिग्मा D2 स्क्वायर और सिग्मा D1 D2,
ये सारी वैल्यू आप निकाल के इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बोला था, ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। बस ये कब नहीं लगाना, जब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना उसमें गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा गैप आ रहा है कि कोई वैल्यू आप अजम्पशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। ये आपका आता है प्रोबेबिलिटी वाला। देखिए ये ऑड्स अगेंस्ट वाले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसको समझो। देखो क्या होता है, कभी भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का और एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है m अपॉन m प्लस m, जहाँ पे m हमारा होता है फेवरेबल। ठीक है, और अब इसी में हमारे पास क्या होता है, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट। ये कभी भी अगर आपको दो टर्म दिख जाए तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर ये है तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, क्योंकि एन जो है वो आपका अनफेवरेबल है। ठीक है, तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल को अपन कहते हैं ऑड्स इन फेवर, और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। बस इतना सा आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैं आपको बोला हूँ कि कोई एक इवेंट्स है, उसका ऑड्स इन फेवर जो है वो 2:3 है, तो अब आप मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ से PO कितना आ जाएगा, ये m बन जाएगा और नीचे m प्लस n आ जाएगा, तो आपका डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ओके, तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इवेंट है, उसमें देखिए ऑड्स अगेंस्ट आपको दिया गया है। तो ऑड्स अगेंस्ट मान लीजिए लेट वो इवेंट आपका A है, तो इवेंट A के लिए आपको ऑड्स अगेंस्ट दिया है 5:2। तो अब बताओ इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अरे ये अगेंस्ट है ना, तो अगेंस्ट में तो m नीचे होता है, इसका मतलब नीचे वाला तो ऊपर कर दो और ये यहाँ पे दोनों का सम कर दो, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 2/7। और एंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट। अब दूसरा इवेंट मान लीजिए B दे रखा है, उसका आपका ऑड्स इन फेवर दे रखा है, और ऑड्स इन फेवर कितना दे रखा है आपको 6:5। तो ऑड्स इन फेवर दे रखा है तो ये m आ जाएगा, ये n आ जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी अपने पास कितना आ जाएगा 6/6 + 5, यानी 6/11। ओके, अब आपको क्या बोले, फाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। उसमें से कोई एक प्रोबेबिलिटी हो वो आपको निकालना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो इसको करने के लिए अगर आपको एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला निकालना है, तो देखो या तो एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, या तो पहला होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, या दोनों होंगे। और इसी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसका रिवर्स निकाल लो। कभी भी अगर आपको एटलीस्ट का निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करो, आप उसका रिवर्स निकाल लो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको एटलीस्ट वन ऑफ देम निकालना है तो इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, अरे एटलीस्ट वन ऑफ देम की अगर अपन बात करें तो इसी को अपन कह सकते हैं 1 - P नन ऑफ देम। बताओ, कम से कम A को इसका उल्टा क्या है, एक भी ना हुआ हो। अब एक भी ना हुआ हो इसका मतलब ना तो A हुआ एंड ना ही B हुआ, और जब दोनों नहीं हुए तो इसका मतलब हमें A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए और B के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखो यहाँ से आपको A का होने का प्रोबेबिलिटी पता है, तो P के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1 - 2/7। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, अरे ये तो आपको पता है ना कि PA + PA बार जो होता है वो 1 होता है। दिस इज एक्सियोम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको PA पता है तो 1 माइनस करके PA बार निकाल लो। ओके, और यहाँ से अगर आप PB बार निकालोगे तो ये भी कितना आएगा 1 - 6/11, तो ये कितना आ जाएगा 5/11। ओके, तो यानी अब मेरा यहाँ से जो आंसर आएगा एटलीस्ट वन ऑफ देम का वो 1 माइनस ये कितना आ रहा है, दोनों इवेंट आपको कितना पता है 5/7 एंड 5/11। तो दिस इज़ 1 - 25/77, और इसको सॉल्व करोगे तो 77 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 52 ऑफ दैट इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे गए हैं, स्पेशली ऑड्स इन फेवर वाले। तो ये पूरा थ्योरी मैंने आपको आइडिया दे दिया, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, सेकेंड आपको बोला है 4 persons आर चूजन एट रैंडम ए ग्रुप ऑफ 3 men 2 women
एंड 4 चिल्ड्रन। इसमें से आपको क्या करना है, 4 पर्सन्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले टोटल की बात करें तो अगर हमारा टोटल केस की बात करते हैं तो टोटल पर्सन कितने हैं, 3 4 5 और 4 9। तो 9 में से 4 लोगों को आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 9c4, ठीक है। और 9c4 को सॉल्व करो, कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो ये सॉल्व करके आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा और ये आपका जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आपका कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 से ये 8 चला गया और 3 से ये चला जाएगा। तो 6 3 18 और 18 को 7 से करोगे कितना आएगा, 126। अब क्या पूछा है, अब फेवरेबल चाहिए, टोटल तो आ गया, प्रोबेबिलिटी निकालना तो फेवरेबल चाहिए। तो अब आपको फेवरेबल में क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, कि उसमें 2 चिल्ड्रन है। तो आपके पास चिल्ड्रन है कितने, 4 ना। तो 4 में से 2 चिल्ड्रन आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2 लोगों को तो आपने सेलेक्ट कर लिया ना, बट टोटल तो 4 लोग हैं। अब बचे कुछ 2 जो होंगे वो कितने में से होंगे, इन 5 में से। तो हम इन 5 में से 2 लोग और सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और इंटू 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये 2 आ जाएगा, ये 2 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये यहाँ से कितना आएगा आपका 6 और यहाँ से कितना आएगा आपका 10 ही आएगा। देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 30 आएगा क्या, 5 से 2 सॉल्व करो कितना आ रहे हैं। तो 5 से 2 सॉल्व करोगे देखो 5 इंटू 4 3 तो आएगा नहीं ना, सॉरी 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके 10। तो 6 इंटू 10 आपका कितना आ गया 60। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये आपका फेवरेबल आ गया और ये आपका टोटल आ गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और ऐसे क्वेश्चन भी 2-3 बार आ गए हैं, तो आपको अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, आपको बोला है m प्लस n p4 का वैल्यू आपको दिया गया है 3024। तो ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, n p r का वैल्यू क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये यहाँ लगाएंगे तो कितना आएगा, m प्लस का n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आएगा m प्लस n माइनस 4 फैक्टोरियल और ये कितना आ गया आपके पास में 3024। अब देखो ऊपर वाले को आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, m प्लस n, फिर एक एक माइनस करते रहो जब तक नीचे वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है। ये लो अगला पार्ट आएगा -4 का फैक्टोरियल, वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसा आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे अगेन ये इक्वेशन काफ़ी बड़ी है, अगर आप इसको सॉल्व करने लग गए और थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए ना तो काफ़ी कैलकुलेशन है इसमें, इसलिए इससे बचने का आसान तरीका क्या है, आप इसको गौर से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ये तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आप 3024 के ऐसे फैक्टर करो कि वो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकल के आ जाए। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे आएंगे, यानी ये जो नंबर हैं इसके 4 फैक्टर ऐसे होंगे 9876। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि m प्लस n का वैल्यू तो 9 ही है ना। अरे अगर ये 9 है तो ये 8 बन जाएगा, एक कम है, फिर ये 7 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। फिलहाल हमारे पास m प्लस n आ गया, ओके। दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है m माइनस n p4 का वैल्यू आपको दिया गया है 120। तो देखो, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो m माइनस n फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब इसको फिर से एक एक करके माइनस करोगे तो m माइनस n, फिर 1 माइनस, फिर 2, फिर 3। जैसे ही 4 वाला पार्ट आएगा इसको कैंसिल आउट कर देगा, इज इक्वल टू 120। अब देखो 120 तो आपको पता ही क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। अरे इसके 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, तो यानी यहाँ से आपका m माइनस n कितना मिल जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा। तो अब आपके पास 2 इक्वेशनें आ गई, एक आपके पास m प्लस n का वैल्यू 9 आ गया और एक आपके पास m माइनस n का वैल्यू 5 आ गया, ओके। दोनों को ऐड करोगे तो 2m इज इक्वल टू कितना आएगा 14,
तो m का वैल्यू आपको कितना मिल गया 7, और यहाँ पे जब आप m का वैल्यू 7 रखोगे तो n कितना आ जाएगा 2। तो दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनेंगे ना, तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ आपको, इसके फैक्टर करने से ये नंबर बन ही जाएगा। नहीं तो ये इक्वेशन इतनी बड़ी होंगी कि नॉर्मल बच्चे तो इसको देखते ही वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, चलो।